जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि आज 5 सितंबर 2023 है। फ्रेंड्स, आज है टीचर्स डे। आप लोगों की टीचर्स डे को बहुत बहुत बधाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं डेली करंट अफेयर, जो यहाँ पे कंपाइल करके मैं देता हूँ। साथ ही साथ डेली बैकग्राउंड डिटेल, एक रिवर कवर करी जाती है। एशिया की रिवर कंप्लीट हो चुकी है, अब अफ्रीका की रिवर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, पीआईबी डाटा से लेकर के एडिटोरियल तक, वो भी मैप की डिटेलिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल है, एडिटोरियल है, सारा कंपिलेशंस एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पे निकल के आ रही है। जो अपना लैंडर था वो अब बंद हो चुका है, यानी वो अब स्लीपिंग मोड में उसको डाल दिया गया है। स्लीपिंग मोड में जो हो चुका है तो उसका कारण है, जो आपका लैंडर यहाँ से भेजा गया था पृथ्वी से लेकर के मून तक, तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया था, यहाँ पे मून पे जाकर के लैंडिंग किया था। और उसका लैंडर का क्या नाम था, तो याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम था। तो जो विक्रम लैंड किया गया था वो अब स्लीपिंग मूड में आ गया है। आपके सितंबर 22 तक यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं कि ये इसी मोड में रहेगा। और यहाँ पे आशा भी करी जा रही है क्या, कि ये पुनः जब यहाँ पे सोलर सिस्टम जो भी है, सूरज, उसका रेज यहाँ तक चीज़ें पहुँचेंगी तो पुनः ये रिवाइव हो जाएगा। अभी ये स्लीपिंग मोड में पहुँच चुका है। तो 14 डेज की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि ये पुनः रिवाइव होगा तो उसी तरीके से फंक्शंस करेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली जो आपको यहाँ पे मुझे डिटेलिंग देनी थी वो यही देनी थी कि जो अभी आपका विक्रम लैंडर पहुँचा हुआ है चंद्रमा के सरफेस पे और वहाँ पे मूव भी कर रहा था, अब वो स्लीपिंग मोड में है, यानी एक जगह पे उसको रोक दिया गया है। और उसका कारण यही है कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि सन रेज से वो सोलर पैनल से एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करता था अपने सिस्टम को, जिसके कारण अभी चंद्रमा पे इस प्रकार की रेज तो मिल नहीं पा रही हैं। जब पुनः 14 दिन के बाद ये सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुनः 22 सितंबर को ये चीज़ें रिवाइव होती हुई नजर आएंगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आती है कि चंद्रयान 3 जो भेजा गया है उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी एक बार चेक कर ली जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन याद रखिएगा ऑर्बिटर हम लोगों का चंद्रयान 2 वाला ही कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अभी फंक्शनल पोजीशंस में है, काफ़ी अच्छे से वो कार्य कर रहा है। तो LVM-3M4 से इसको भेजा गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, तो आपको पता ही होगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है क्योंकि ऑर्बिटर हम लोगों का कार्य कर रहा था पहले से ही। इसके पेलोड्स की बात करी जा रही है तो इसमें सेफ है, यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट अर्थ, ये सेफ जो पेलोड है इसी का है, याद रखिएगा। और ये स्टडी करेगा क्या, जो पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ अर्थ फ्रॉम लूनर ऑर्बिट, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट से अर्थ की चीज़ों को यहाँ पे मेजर करता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो है यहाँ पे चेस्ट लगा हुआ है, ये क्या है, तो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये जो चीज़ें हैं मेजरमेंट करेगा क्या, टेम्परेचर और उसकी कंडक्टिविटी को किस प्रकार से बदल रही है, किस प्रकार से टेम्परेचर घट बढ़ रहा है। उसके बाद आता है इल्सा, जो आपको पता ही होगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे चंद्रमा पे किस प्रकार से भूकंप आ रहे हैं उसकी रीडिंग करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। नेक्स्ट जो आता है बात APXS, तो ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यहाँ पे इसका एक्सरे का इस्तेमाल करके यहाँ पे चीज़ों को पता लगाएगा क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। लैंगमीर प्रोब यहाँ पे चीज़ें हैं जो एस्टिमेट करेगा प्लाज्मा की डेंसिटी और अंतर क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करेगा। चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव अगर बात करी जाए तो आखिर में इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, तो ये सबसे पहले सेफ लैंडिंग करने की इसकी ऑब्जेक्टिव थी, जो कि सफल हो चुकी है। उसके बाद रोवर उसमें से लेके, यानी जो लैंडर वहाँ पर जा रहा है, लैंडर के अंदर से निकल रहा है क्या, रोवर।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो काफ़ी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो वहाँ से रोवर निकला जो कि सक्सेसफुल ये भी रहा, और यहाँ पे इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बातें भी कंडक्ट करेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करता हुआ नज़र आएगा। इसकी लॉन्चिंग हुई थी, याद रखिएगा, डेट 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, कब ये चंद्रमा की सरफेस पे पहुंचा था, ये मेरा आपसे क्वेश्चंस है। अब इसके कुछ पेलोड की बात करी जा रही है चंद्रयान 3 की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर उसको स्लीपिंग मोड में रखने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी अहम रोल अभी भी प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैंडर के अंदर जो पेलोड्स हैं वो आपके 3 हैं। एक रंभा एलपी है जो बताया मैं, चेस्ट और इल्सा है, लेकिन रोवर के अंदर यहाँ पे बात करी जाए तो 2 पेलोड आते हैं, वो एपीएक्सएस और लिप्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पे प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करी जाए तो यहाँ पे सेप, जो यहाँ पे स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे डाली गई हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पे 6 पेलोड हैं। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ के देखें कि जो अभी आपका आदित्य L1 भेजा गया है उसके अंदर कितने पेलोड हैं, क्योंकि वहां से भी देखिए क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें वहां से नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे रोवर के अंदर 2 पेलोड हैं, एपीएक्स और लिप्स, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर सेप था जो कि आपके प्लैनेट अर्थ को यहाँ पे हैबिटेबल किस प्रकार से चीजें हैं उसको मेजरमेंट करेगा, उसका इस चीजों को यहाँ पे फोकस करेगा। तो सारी चीजें यहाँ पे मैं बता दिया। ये चंद्रयान का जो व्हीकल था उसका नाम LV-M3M4 था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट बनाया जा सकता है और आएगा भी, मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट अगर बात करी जा रही है आदित्य L1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया है वो 2 सितंबर से यहाँ पे चीजें लॉन्च हुई हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो सन है, सन को उसकी स्थिति परिस्थिति कंडीशंस उसकी सराउंडिंग को रीडिंग करने के लिए ये हम लोग सूर्य मिशन भेजे हैं जिसका नाम आदित्य L1 है। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो यहाँ पे सरफेस ऑफ द सन की टेम्परेचर बताई जा रही है 56 डिग्री सेल्सियस, मैं भी कई बार आपको इसमें बता भी चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आयरिस क्या है यहाँ पे, तो ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस है जो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा कि किस प्रकार से ये सन के डायनामिक्स को, बिहेव को, सन के एक्टिविटी को, टेम्परेचर को किस प्रकार से रीडिंग करेगा और उस चीज को वेरीफाई करेगा कि किस प्रकार से ये इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है क्लाइमेट पे। तो इसी सन की चीजों को रीड करने के लिए हम लोगों ने इसको स्पेस में भेजा है। तो अगर सही मायने में लेमैन की लैंग्वेज में बात किया जाए तो जो स्पेस का वेदर है उसको रीडिंग करने में हमारी मदद करेगा। कौन सा? आदित्य L1। आदित्य L1 अगर बात करी जा रही है तो L1 जो है एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में अगर बात करी जा रही है तो जो सन है, जो सन है और जो अर्थ है, इसके बीच में ये जो एक पॉइंट है इसी को लैंगेरियन पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ऐसे 5 पॉइंट यहाँ पे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। लगभग इन 5 पॉइंट पे अगर फोकस करी जाए तो जो ग्रेविटी होती है सन की और अर्थ की, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इक्विलिब्रियम ग्रेविटी हो जाती है, यानी न्यूट्रल ग्रेविटी हो जाती है, जिसके कारण एक स्टेबल पोजीशंस में अपने स्पेस क्राफ्ट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कम ईंधन का वहां पे उपयोग करके हम कार्य को ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी इंटरप्शंस नहीं होता है, सूर्य को अच्छे से हम लोग देख सकते हैं और देखने के बाद ही यहाँ पे रीडिंग अच्छी आ पाती है। तो इस यहाँ पे जो L1 का पॉइंट है, लैंगेरियन जो पॉइंट अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर बात करी जाए तो इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी चीज़ों को भेजा है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नासा का शो हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो नासा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद यहाँ पे इंडिया भी पहुँच गया है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 सितंबर को ये चीज़ें सक्सेस हुई हैं। यहाँ पे मल्टी वेवलेंथ की चीज़ें
हैं जो कि रीडिंग करेंगी, और अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, यहाँ पे इन सब चीज का एनर्जी का उपयोग करके यहाँ पे चीजें रीडिंग चलेंगी। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन कुछ अगर जो इसरो के द्वारा चीजें दी गई हैं उसको अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका सन का स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर से लेकर के आउटर स्ट्रक्चर तक यहाँ पे चीजें दी गई हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर देख ही सकते हैं, यहाँ पे कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे बात करी जा रही है कोरोना की, और क्रोमोस्फीयर की, और फोटोस्फीयर की। तो ये सारे लेयर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सन्स स्पॉट भी होता है यहाँ पे 1500 तक, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी जा रही है तो कम नजर आता है, जो इसका ब्लैक स्पॉट है सन स्पॉट नजर आता है। तो ये इसके फ्लेयर्स हैं, विंड्स के रूप में देखी जाती है, किस प्रकार से यहाँ से टेम्परेचर निकल रही है, किस प्रकार से सूर्य की गर्मी बदल रही है, बिहेवियर बदल रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा हमारे अर्थ सिस्टम को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू निकल के आया हुआ है। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे हम रीडिंग करते हुए नजर आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं सन का जो भी यहाँ पे डिटेलिंग दिया लेयर के रूप में आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे अगर बात करी जा रही है स्ट्रक्चर और फ्यूजन, तो जो सन होता है याद रखिएगा उसमें फ्यूजन होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्या होता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट होता है। ये प्रोटॉन चेन के प्रोसेस के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे दिया हूँ जो आपको पता होना चाहिए। कोर ऑफ द सन आपको बता ही दिया, और न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, सन में होता है, जो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन चेन रिएक्शन के अंतर्गत। अगर थर्मल एनर्जी की बात करी जाए तो ये फ्यूजन्स के द्वारा यहाँ पे चीजें चल रही हैं। 99% ऑफ द पावर की बात करी जा रही है, जो सन का रेडियस है इसी के अंदर यहाँ पे कोर में स्टेब्लिश है। तो ये सन का कोर का टेम्परेचर भी काफी अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे चीजें हम लोग भेजे हैं कि रीड करने के लिए। एक L1 पॉइंट है वहां पे। अब L1 पॉइंट की डिटेलिंग को देखेंगे, उससे पहले बता दें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड हैं जो कि हम लोग भेजे हैं। तो पेलोड की बात बोली जा रही है यहाँ पे, वो क्या है, तो यहाँ पे VELC भेजा गया है, दूसरा सोलेक्स भेजा गया है, तीसरा पापा को भेजा गया है, हेलियोज को भेजा गया है, सूट को भेजा गया जो कि टेलीस्कोप है, और यहाँ पे एस्पेक्स को भेजा गया है, और मैग्नेटोमीटर को भेजा गया है। सारी की सारी डिटेलिंग मैं 2-3 बार कवर कर चुका हूँ, इसलिए पूरा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा वक्त लगेगा। अब यहाँ पे लैंगेरियन पॉइंट को देखा जाए तो 1 मिनट यहाँ पे भी लेकर के देखिए 5 पॉइंट नजर आएगा। हम लोग इसी पॉइंट को टारगेट किए हैं, जहां पे सन को लेकर के और अर्थ को लेकर के यहाँ पे काफी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ग्रेविटी आ जाती है, जिसके कारण हम लोगों का ईंधन भी बचता है, पैसा भी बचता है, और एक स्टेबल सरफेस अनइंटरप्टेड मिलता है हम लोगों को सूर्य की रीडिंग करने के लिए। तो यही लैंगेरियन पॉइंट है जो यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर करी गई है। उनका नाम लैंगेरियन ही था, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे चीजें बनी है। अब देखिए ये 1.5 मिलियन किलोमीटर के आसपास ये L1 पॉइंट है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे कई बार बता चुका हूँ। ये सारे डिटेलिंग है जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सूट की डिटेलिंग कौन बनाया है, किसके द्वारा ये चीजें डेवलप करी गई हैं, एस्पेक्स और पापा किसके द्वारा चीजें डेवलप करी गई हैं, सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। लेकिन इतनी बार इसको अगर कवर करूंगा तो काफी डिले भी हो जाएगा। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है काफी अर्थ को ऑर्बिट करते हुए यहाँ पे इस डिस्टेंस तक, क्रूज फेज तक इसको लेकर के जाया जाएगा। अब PIB डाटा को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, वो 12 फीट की महात्मा गांधी की स्टैचू का इनॉग्रेशन करी है। कहाँ पे, गांधी वाटिका में। ये गांधी दर्शन के दौरान, जो कि दिल्ली में ही पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात डिक्लेरेशन किससे जुड़ा है, तो याद रखिएगा सीधे सीधे WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 जो रिलीज हुई, उसी से यहाँ पे गुजरात डिक्लेरेशंस जुड़ा हुआ है। श्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे लॉन्च किए हैं क्या, 3 साल की पार्टनरशिप किसके साथ, मेटा के साथ। तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो मेटा के साथ यहाँ पे
किस में आ गई है, एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई है। किस प्रकार से एम्पावर किया जाए नए नए जनरेशन्स को, एजुकेटर को और एंटरप्रेन्योर को। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री किस कंपनी से यहाँ पे लिंक हुई है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल स्टार्ट किया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट पे और इसका इनॉग्रेशन हो चुका है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। तो ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ये चीज़ें चली हैं जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सी पोर्ट भी यहाँ पे मौजूद थे। वन नेशन वन इलेक्शंस आपको बता दें, यहाँ पे इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से इस एडिटोरियल की मैं दिया हूँ। यहाँ पे 2 एडिटोरियल को एक ही में कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेंस में यहाँ से तो क्वेश्चंस बने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई सारे एग्जाम्स में मेंस में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और ऐसा नहीं है कि आगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आगे भी क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शंस क्या है, वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे। अगर बात करी जा रही है यानी एक भारत देश में एक ही टाइम में सारी इलेक्शंस हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे असेंबली की हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी की हो, चाहे पंचायत की हो, ये सारी की सारी इलेक्शंस एक टाइम में होने की बात करी जा रही है। इसी को वन नेशन वन इलेक्शन बात बोली जा रही है। हालांकि बात करी जा रही है तो भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत जैसी कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी है। इंडिया की डाइवर्सिटी किसी से छिपी नहीं है, इतना सारा डाइवर्स नेचर्स है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफिकल, कल्चरल, रिचुअल, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो लोगों की जो डिमांड है वो भी बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम कैसे वन नेशन वन इलेक्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वही सारे इशू को हम यहाँ पर देखेंगे। बात यही कही जा रही है, अभी जो गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है इंडिया में, तो फोकस इसी पे चल रहा है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो चलाई जा रही है वो यहाँ पे वन नेशंस को फोकस करे। ये इसका कारण यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या, कि जो डिमार्केशन ऑफ द पावर यानी जो सत्ता की शक्ति है, ये यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडी, इन सब में कहीं ना कहीं वोटर को लेकर के जो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, अगर बात करी जा रही है हर लेवल पे, तो ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में, असेंबली में और लोकल जो बॉडी है म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये डेमोक्रेसी दर्शाता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दर्शाता है। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और सिक्किम, अगर ये एक प्रकार से एक ही टाइम पे इलेक्शंस कराएंगे, सिक्किम का लोकेशंस आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश का लोकेशंस आपको पता ही होगा। सिक्किम कितना छोटा स्टेट है, आंध्र प्रदेश इसके अपेक्षा में कितना बड़ा स्टेट है। पॉपुलेशंस की रेशियो में भी, सीट के रेशियो में भी बहुत सारे इन दोनों स्टेटों में डिफरेंसेस नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो पोल होगी, जो इलेक्शंस की बात करी जा रही है, वो किस प्रकार से एक साथ कराई जा सकती है, ये यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं। तो अभी जो बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रायल करना चाहती है। ये बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस को यहाँ पर लेकर के आएंगे। उसी के अंतर्गत कमेटी बैठाई गई है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ही इसको हेड करेंगे। तो याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है, कौन ऐसा पर्सनालिटी है जो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्टोरल कमेटी के लिए इलेक्शंस कराने के लिए उसको हेड कर रहा है। तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ही हैं। और इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एंटी फेडरलिस्ट आइडियाज़ को रिजेंबल कर रहे हैं। तो भारत एक फेडरल, अगर बात करी जाए स्टेट और यूनियन में एक रिलेशंस है जो फेडरल कैरेक्टर को दर्शाता है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ नजर आएगा। उसी कमेटी के आधार पे ये चीज़ें एग्जामिन करी जाएगी, किस प्रकार से यहाँ पे अमेंडमेंट लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशंस में, तभी तो ये चीज़ें लागू होंगी लीगली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करी जा रही है, तो अगर ये गवर्नमेंट क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो खर्चे हैं इलेक्शंस के,
वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर पूरे साल हम इलेक्शन ही करवाते फिरते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पैसे जो हैं वो कम खर्च होंगे। अगर एक साथ पूरे कंट्री में सारे स्टेटों को लेकर के, असेंबली को लेकर के और म्यूनसिपैलिटी की भी बातें बोली जा रही हैं, यहाँ तक अगर इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, पैसे बहुत ज़्यादा कंट्री के इकोनॉमी में यहाँ पे बचेंगे। पैसे सेविंग की बात करी जा रही है यहाँ पे सीधे सीधे। देखिए, पैसे अगर सेव होते हैं तो वेल एंड गुड, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे खर्च भी होते हैं, पैसे सेव भी होंगे, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी प्राथमिकता होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आगे क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पे कि जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि कॉस्ट सेविंग होगा, बहुत ज़्यादा जो खर्चे होते हैं वो खर्चे गिर जाएंगे, जिसके कारण देश की इकोनॉमी बूस्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट तो स्टेप बोल रहे हैं, कोई इसमें दो डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या हम अपने पैसे को कम करने के चक्कर में जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर है, जो लोगों की रीजनल एस्पिरेशंस है, क्या उसे हम मार सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन निकल के यही पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वेरियस इलेक्शंस की बातें बोली जा रही हैं, जो कि एक ही बार में सारे इलेक्शंस को धर दबोचो, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम करा सकते हैं। क्या कि कम से कम हम कम खर्चों में, कम टाइम में, कम इन्वॉल्वमेंट में हम चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करी जा रही है, तो इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर पे ये आर्ग्यू करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली का इलेक्शन जो कैंपेन हो रहा है, ये भी एक डाइवर्स इशू निकल के आएगा। बात करी जा रही है लोकसभा इलेक्शंस की जो कैंपेनिंग होगी वो अलग ढंग से होती है, असेंबली की जो कैंपेनिंग होती है, इलेक्शंस की रैली होती है, वो अलग ढंग से होती है, म्यूनसिपैलिटी की जो कैंपेनिंग और रैली होती है वो अलग ढंग से होती है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो कैंपेनिंग होती है वो अलग ढंग से होती है, यानी इसका मतलब ये है कि लोगों का जो रीजनल एस्पिरेशंस है, इंटेंशंस है, वो भी अलग होता है। जो डिमांड है पब्लिक का रीजनल लेवल पे वो भी अलग होता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फुलफिल करते हैं। तो अगर उनकी एस्पिरेशंस यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं होंगी और एक ही साथ इलेक्शंस करा देंगे तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हुई नहीं। नेक्स्ट अगर बात करी जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तो फोकस किया जा रहा है और प्रपोजल भी है, इस पे बहस भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डीपली फ्लॉड हैं, बहुत सारी गलतियां भी निकल के आ रही हैं। उसका कारण ये है कि जो फैलेसियस प्रपोजल चल रहा है, यानी इसी जो प्रपोजल ही है वही सबसे बड़ा गलती है। क्यों? क्योंकि जो अनइम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हैं, यानी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही ब्रीच करती है। क्योंकि भारत जो कंट्री है वो स्टेट और यूनियन यहाँ पे अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ पे अगर बात करी जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी यहाँ पे डिफरेंट लॉ भी कई सारे स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। उनकी अपनी अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे बात करी जा रही है अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में कई सारे लॉज वहाँ पे डिफरेंट चलते हैं, अदर स्टेट में बहुत सारे लॉज अलग चलते हैं। वहीं पे बात करी जा रही है हिली एरिया की, जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स स्टेट्स इसमें आते हैं। तो मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ स्टेट की बात करी जाए तो वहाँ पे सीटें भी कम है, कल्चरल डाइवर्सिटीज वहाँ की अलग है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराएंगे तो जो रीजनल नीड है, जो डिमांड है लोगों की, वो कैसे उठ के आ पाएगी और डेवलपमेंट रीजनल लेवल पे कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है। तो इसी पे इंडिया यहाँ पे फोकस करने की बात कर रहा है। ये भी सारी इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों में वो तो हम जान ही गए। अब यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस की आपको बात कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्या चीज़ें बोल रही है, ये कहीं ना कहीं ये फोकस करती हुई नजर आ रही है कि एक बार में पूरे कंट्री में इलेक्शंस करा दिया जाए, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली अभी पॉसिबल नहीं है बिना अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इसमें बहुत तोल झोल है अगर बात करी जा रही है। यहीं पे स्टेट की राइट्स के भी क्वेश्चंस उठते हैं। यहाँ पे अगर बात करी जा रही है क्या, तो जो आपका यहाँ पे
आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश अपना इलेक्शन समय से पहले ही करवा चुका है। यहाँ पे इस प्रकार की राइट्स भी छीन जाएगी, यानी कोई स्टेट अगर समय से पहले इलेक्शन करवाना चाहता है तो भी उसका राइट यहाँ पे छीनता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर बात करी जा रही है बीजेपी की, तो यहाँ पे बीजेपी ये चीजें इस तौर तरीकों से देख रहा है कि जो इलेक्शंस कंट्री में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कंपेन यहाँ पे किया जा रहा है होम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इन सब चीज़ों को लेकर के सोल इलेक्शन इंचार्ज यहाँ पे जो बना दिया जा रहा है उसी को लेकर के कि एक ही कंपेनिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे इस प्रकार के इस नोशंस को एडिटर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स की चीज़ें जो एक बार में चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि अगर बात करी जा रही है तो एक बार में इतने बड़े कंट्री में इलेक्शंस कराना भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगा, वो भी हर तबके पे। तो हर तबके पे कराना है, एक ही बार में कराना है, और यहाँ पे इलेक्शंस मेंबर की जो कैपेसिटी है वो भी हम लोग जानते हैं कितनी है। तो जो सारी चीज़ें अगर कंसीडर करेंगे डीपली आप, तो आपको लगेगा कि एक बार में इलेक्शंस कराना तो कॉन्स्टिट्यूशनली पहले इलीगल हो जा रही है, क्योंकि अमेंडमेंट अगर लाना पड़ेगा तब जाकर के चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो सरकार तो अमेंडमेंट लाएगी अगर उसको सही लगेगी, लेकिन जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसमें बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा। इंडियन स्टेट की बात करी जा रही है तो पॉलिटिकली कल्चरली जो पार्टीज हैं बहुत सारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो भी चल रहे हैं देश में उसको लेकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग जहाँ पे कंपेनिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बता रहा हूँ। बीजेपी यहाँ पे सीधे कंपेन करती है और इसी के आधार पे ये इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे अटैक होगा फेडरल कैरेक्टर पे, जो कि पहले से बता रहा हूँ आपको। और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भी चंद्रशेखर राव जी, ये 2018 में समय से पहले ही इलेक्शंस करवाए थे। लेकिन अगर एक प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन चीज़ें ऑन हो गई, शिफ्ट कर दी गई, लागू कर दी गई, तो इस प्रकार की चीज़ें कोई नहीं करवा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बतानी थी। दूसरी तरफ बात करी जा रही है तो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग आर्गूमेंट चल रहा है कि 51-52 में जब भारत आज़ाद हुआ, यानी 47 में जब आज़ाद हुआ, तो 51-52 में पहला इलेक्शंस भारत कराता है। तो पहला इलेक्शन जब कराता है तो उस पर भी यहाँ पे क्या मिसलीड कर रहे हैं ये जो कंकरेंट गवर्नमेंट के लोग हैं, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुआ था। तो भाई साहब, जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे सारे स्टेट का एक ही साथ तो इलेक्शंस होगा, क्योंकि वो पहला ही तो इलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या मिसलीडिंग आर्गूमेंट दी जा रही है, गलत तरीके से यहाँ पे मिसलीड करने की बात करी जा रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। दूसरी तरफ इंडिया की प्लूरैलिटी जो इतनी है, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डाइवर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को यहाँ पे ख़त्म करता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ कॉस्ट सेविंग की बात करी जा रही है यहाँ पे कि कॉस्ट हम सेव कर लेंगे। तो अगर कॉस्ट सेविंग की ही बात करी जा रही है तो हम कॉस्ट को भी देखेंगे कि क्या खर्चा निकल के आता है। इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, गवर्नमेंट यहाँ पे चीज़ें निकाल के दे रहा है कि जो कॉस्ट है ऑल स्टेट में और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये 5 ईयर साइकिल की अगर हम बात करें तो 10 रुपए पर वोटर यहाँ पे पर ईयर निकल के आता है। तो अगर 5 साल में निकाल के आ जाए तो 50 रुपए पर वोटर यहाँ पे चीजें निकल के आएंगी। तो वहीं पे दूसरी तरफ नीति आयोग का रिपोर्ट ये कहता है कि जो इलेक्शन है सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ये 5 रुपए पर वोटर निकल के आएगा, तो यानी 25 रुपए पर वोटर। तो जो डबल खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं कट होता हुआ नजर आएगा अगर एक ही बार में इलेक्शंस निकल गए। ये तो सच बात है कि इसमें कट आउट होगा, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शंस एक बार में होगा तो कट तो होगा, कॉस्ट प्राइस काफ़ी घटेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डेमोक्रेटिक इश्यू भी निकल के आ रही है, रीजनल डिमांड भी, एस्पिरेशंस भी निकल के आ रही है। उसका क्या, उन सब चीज़ों का क्या जो इम्पोर्टेंट रखती हैं अपनी जगह पे। तो वन नेशन वन इलेक्शंस पॉलिटिकली ये फीजिबल नहीं है, ऐसा एडिटर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ये फंक्शनल नहीं है, कार्य नहीं कर सकता और वाइबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो किया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो क्रोनिज्म और चाइना
जो यहाँ पे हेडलाइन की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं मोदी गवर्नमेंट इसकी तरफ, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक की तरफ हमें चलना चाहिए। और ये फिल्मी शूटिंग नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे फिल्म की पोजीशंस कि यहाँ पे जो कॉस्ट सेविंग है हम उसको कम करेंगे, पॉलिसी पैरालिसिस को कम करेंगे, गवर्नेंस इंटरफेरेंस यहाँ पे जो चीज़ें उसको हम सही करेंगे। ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि वन नेशंस वन इलेक्शंस अगर कराते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जा रही है, अभी हम लोगों ने केवल देखा क्या, डीमेरिट देखा। अगर बात करी जा रही है मेरिट की, क्या वन नेशन वन इलेक्शंस का मेरिट भी है कुछ, तो जी हाँ बिल्कुल मेरिट भी है, वो भी हम देखेंगे। तो बेनिफिट क्या है हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करी जा रही है ये जो प्रोटोकॉल आएगा अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जा रही है जो सोशियो इकोनॉमिक पीपल को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार्य संहिता इलेक्शंस के दौरान लागू होता है तो बहुत सारे ट्रेड को बैरियर करता है, दुकानें भी बंद रहती हैं, इलेक्शंस जिस जोन में होता है वहाँ पे बंद होती हैं। तो एक साल के अंदर 2-2 3-3 इलेक्शंस होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारी इश्यू निकल के आती हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस जोन को हैम्पर करता है। 2-2 3-3 दिन, एक दिन यहाँ पे अगर बात करी जाए साल में रुक जाती हैं तो बहुत सारी इश्यू निकल के आती हैं। तो ये इम्पैक्ट करती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आचार संहिता में बहुत सारे रूल्स कोडिफाई किए गए हैं। 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे खर्चे की बात करी जा रही है सीधे, जो कि चौंका देने वाला आंकड़ा है। 60,000 करोड़ रुपए की खर्चे आए थे। तो 2019 के इलेक्शंस में इतने बड़े खर्चे आ रहे थे, अगर ये कट आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास शायद चीजें हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चीज़ें वाइबल हो जाएंगी अगर एक बार में इलेक्शंस कराया जाए। तो मल्टीपल इलेक्शंस को एक बार में अगर कराया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हेल्प मिल सकता है। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, जो अमाउंट ऑफ पर्सनल निकल के आ रही हैं, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस है उसमें हम देश को और आगे निकाल के ले आकर रख सकते हैं। तो जो इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज है, जैसे कि स्कूल के टीचरों का यहाँ पे जो ड्यूटी लग जाता है, कॉलेज टीचरों का, स्टाफ का, गवर्नमेंट ऑफिशियल का, इसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी और हम लोग स्कूल्स को भी बंद नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए कि स्कूल नहीं बंद होंगे तो स्कूल रेगुलर यहाँ पे चलते रहेंगे, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब भी इलेक्शंस होती है तो इलेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और उसके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इस्तेमाल होती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यहीं पे इलेक्शंस डाले जाते हैं। आप लोग गए ही होंगे, सबको पता ही होगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जो जनरल पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, यानी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से पब्लिक को, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आएगा। तो स्कूल कॉलेज में इसकी जो बिल्डिंग का इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं सही प्रकार से उसका यूजेज हो पाएगा। वोटर की बात करी जा रही है, जो आउटसाइड रह रहे हैं यानी अपने स्टेट से बाहर आ रहे हैं, उसको भी यहाँ पे एक ही बार में पूरा का पूरा वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके कारण बहुत सारा समय, टाइम और मनी अपना बचा पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर कम बर्डन भी पड़ेगा। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मैं अभी बताया। लेकिन अगर बात करी जा रही है फेडरलिज्म की, बात करी जा रही है कॉस्ट की, तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन फेडरल कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ और रीजनल जो स्टेट हैं, जो म्यूनसिपैलिटी है, जो आपका स्टेट में उसका राइट्स है, उन सब चीज़ को अगर हम बात करें तो बड़ा क्वेश्चंस निकाल के आ रही है। तो ये एक जो मीडियोकर की बात करी जा रही है कि किस प्रकार से इसको लेकर के चला जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि स्टेट और यूनियन के अंतर्गत जो भी चीज़ें डिवाइड हैं, जो लिस्ट में डिवाइड हैं, वो किस प्रकार से चलेंगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्योंकि एक ही बार आप तो इलेक्शंस कराने की जिद पे अड़े हुए हैं, तो इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं अलग से कंपाइल करके निकाला हूँ, क्या बेनिफिट है, क्या उसके लूप होल्स हैं, कमियां हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल देखेंगे, नीड ऑफ वुमेन लेड टू क्लाइमेट एक्शन, यानी जो
वुमेन की वजह से यहाँ पे अगर बात करी जा रही है, यानी वुमेन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है क्या, क्लाइमेट चेंज। उसी पे हम सारी डिटेलिंग को देखेंगे। तो ये जो इशू निकल के आ रहा है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, तो सबसे पहले यही पूछेगा आपसे कि जेंडर इक्वालिटी किस सस्टेनेबल गोल में कितने नंबर पे रखा गया है, आपको अभी डिटेलिंग सारी दे दी जाएगी। चलिए यहाँ पे देखा जाता है इन्वायरमेंटल गोल्स की, जो कि आपको यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करने की बात करता है। यहीं पे अगर बात करी जा रही है क्या, क्लाइमेट चेंज की, तो ये कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दिखाता हुआ नजर आया किसकी, वुमेन की, किस प्रकार से यहाँ पे जेंडर में डिस्पैरिटी हो रही है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन मैं कई बार कवर किया हूँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2030 तक क्या बोला गया है, 2.2% जो वर्किंग आवर है वो घटता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगी। रिसेंटली पूरे लंदन में, भारत में हीट वेव जब आ रही थी तो लोग सड़क पे चलना भी बंद कर दिए थे, आपको याद ही होगा। दिल्ली की हीट वेव इतनी तगड़ी हो रही थी जिसके कारण लोगों की वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। तो इसी तरीके से ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। प्रोडक्टिविटी घटती हुई नज़र आती है और 80 मिलियन फुल टाइम जॉब भी यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आता है। 2009 की यूनाइटेड नेशन की चीज़ों को अगर हाईलाइट किया जा रहा है तो जेंडर वुमेन यहाँ पे जो कंसीडर किया गया, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशंस में पहुंच जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। मनुष्यों की यानी आदमियों की तुलना में वो औरतों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। वुमेन की बात करी जा रही है, पूरे वर्ल्ड में ये रिस्क और हेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको लेकर के जूझ रही हैं। वहीं पे बात करी जा रही है पावर्टी की, तो ये पावर्टी से भी ग्रसित हैं अगर मैन की तुलना में इनसे कंपैरिजन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल वेरिएबल, सारी की सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए ILO की बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी का एक बॉडी है, इसी के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड पे कार्य करता है। स्थापना की बात करी जा रही है इसकी, तो यहाँ पे 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना होती है। 187 मेंबर इसके अंतर्गत हैं। 186 आउट ऑफ 193 UN मेंबर स्टेट प्लस कुक आइलैंड, तो यहाँ पे कुक आइलैंड भी है। कई बार कुक आइलैंड मैं आपको बताया हूँ, उसका लोकेशन जा करके आप एक बार देख सकते हैं। तो हेडक्वार्टर की बात करी जा रही है इसके, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ILO की। और यहीं पे ये जो वर्कर का एसोसिएशन है कि फ्रीली इसको यहाँ पे कलेक्टिव जो राइट दिया गया है, किस चीज़ पे फोकस करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स और कंपलसरी लेबर है उसको यहाँ पे ख़त्म करता हुआ और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करता हुआ, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करता हुआ नज़र आता है। अवार्ड की बात करी जा रही है तो 1969 में नोबेल पीस प्राइज इसको प्राप्त हो चुका है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNGA, UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इसका मेंबर बॉडी है। ये हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं इसका, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है जेंडर इक्वालिटी की, तो नंबर 5 में आ जाता है इसका जेंडर इक्वालिटी। रूरल वुमेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सीधे निकल के आता है कि ये जो बर्डन है कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किस फील्ड में, तो क्लीन वाटर, एडिक्वेट कुकिंग फ्यूल नहीं मिल पा रही है। न्यूट्रिशियस फूड की बात करी जा रही है फैमिली के अंतर्गत, तो वुमेन को इन सब चीज़ों में फेस करना पड़ रहा है। हेल्थ इशू को लेकर के बहुत दूरी तय करनी पड़ती है कोई भी हेल्थ का ऐड लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल दूर दूर है। कई जगहों पे वाटर और फ्यूल भी काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत वल्नरेबल सिचुएशंस निकल के आ जाती है क्लाइमेट की वजह से। UN स्टडी में ये बोला गया है कि 80% के प्रतिशत के आसपास लोग क्या हुए हैं, तो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से यहाँ पे ग्रसित हो गए हैं, जैसे कि वुमेन और गर्ल, इन्हीं को फेस ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वल्नरेबल कम्युनिटी निकल के आ रही है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इन्हीं का यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर बात करी जा रही है लॉस की, तो इन्हीं को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। वुमेन की बात करी जा रही है यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज पोर्शन की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर बात करी जा रही है तो महिलाएं जो हैं एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में इंगेज्ड हैं।
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आया है एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी पे, ये इनके इनकम को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हीट स्ट्रेस ऐसा इफेक्ट किया है कि हर सेक्टर में ये इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, खास करके साउथ एशिया, अफ्रीका, इन रीजन में कहीं ना कहीं जो बरसात का पैटर्न है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी घट चुकी है, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू निकल के आ जा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इशू निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग महिलाएं कृषि कार्यों में लिप्त हैं, उनको अगर बात करी जा रही है उनकी क्वालिटी इनपुट क्या है, वो किस प्रकार से एजुकेशंस ली हुई हैं, किस प्रकार से टेक्निकल नॉलेज उनके पास है, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन फार्मर हैं जो इन सब सिचुएशंस को फेस कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड सिचुएशंस है वुमेन की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो एस्टिमेशंस के अनुसार देखा जाए तो 130 मिलियन पीपुल यहाँ पे पॉवर्टी रेखा के अंतर्गत 2050 तक चीज़ें आ जाएंगे। तो यहाँ पे इतने लोगों की क्लाइमेट की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर है, फूड इन्फ्लेशंस है, ये वुमेन को इनइक्वालिटी यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये बातें हैं। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, जिसके कारण बहुत ब्रूटल तरीके से वुमेन के एजुकेशन से लेकर के लिवलीहुड से लेकर के अर्निंग तक सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वुमेन का पार्टिसिपेशन ऑल लेवल पे क्रूशियल है, इसलिए हमें सभी लेवल पे वुमेन को पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के ये क्लाइमेट चेंज को और जेंडर पैरिटी को संभव नहीं है कि हम डील कर सके। तो एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री में 50-50 की मैं रेशियो लेकर के चलता हूँ कि 50% मेल है, 50% फीमेल है। बहुत परसेंटेज में अगर बात करी जाए तो 2-4-5% का ही अंतर आता है। तो 50-50 परसेंटेज लिया जाए तो 50% फीमेल पॉपुलेशन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर देखिए कोई भी कंट्री अपनी 50% पॉपुलेशन को छोड़ के चल रही है तो उसका तरक्की बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ को यहाँ पे फोकस करने की बातें करी गई हैं। आशा करते हैं जो दिया आपको अभी एडिटोरियल की डिटेलिंग वो क्लियर हो गई होंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। तो अगर बात करी जा रही है 1 आउट ऑफ 4 बेनिफिशियरी ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दूसरी बार गैस की रिफिलिंग करा रहे हैं, यानी जो कनेक्शंस ले रहे हैं वो रिफिल ही नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे इसका जो रेट है ना वो 1200 रुपये पहुँच चुका है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट रिसेंटली निकल के आई है कि हम सब्सिडी देंगे, जिसके कारण 900 रुपये पड़ेगी। तो 900 रुपये भी कोई आम बात नहीं है, लगभग 1000 रुपये हो जाती है। यहाँ 1000 रुपये पे करना इन लोगों के लिए संभव होता तो ये लोग अवश्य पे करते और रिफिलिंग अवश्य होती। यहाँ पे क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, जो सेकेंड टाइम रिफिलिंग ही नहीं हो पा रही है। तो सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आंकड़ों को यहाँ पे देखा जाए तो क्या मिलता है हमको, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बेनिफिशियरी और नॉन प्रधानमंत्री उज्ज्वला की बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे नो रिफिल 1.8%, यहाँ पे चीज़ें देखिए, ये 1.18 करोड़ और 1 रिफिल 1.5 करोड़। यहीं पे बात करी जा रही है कोई रिफिल ही नहीं तो 0.72 और 1 रिफिल की बात करी जाए तो 6.4%। कितना बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरी हैं लगभग 9.5 करोड़ के आसपास हैं और नॉन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 16.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पे 1 टाइम रिफिलिंग कई लोग करा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर कई लोग की बात करी जाए 1 टाइम रिफिलिंग ही कराने पे रुक जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इशू क्यों निकाल के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो अभी कंडीशंस है वो इससे पता चलता है कि लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है उस पर क्या कंडीशंस हो, उनकी पेइंग कैपेसिटी की क्या कंडीशंस है, ये हम इसी चीज़ से आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग इन्हीं चीज़ को दर्शाता है कि किस प्रकार से सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज चीज़ें चल रही हैं जो इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वनातू एक कंट्री है जो आपको पता होना चाहिए। ये कंट्री की कैपिटल पोर्ट विला है। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको अभी दूंगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं नया इलेक्शंस हुआ है जिसके कारण नए यहाँ पे जीत के लीडर उभर के आए हुए हैं।
तो यहाँ पे क्या नाम है इनका, प्रो वेस्टर्न प्राइम मिनिस्टर बात करी जा रही है, इस्माइल कलासकू। ये रिप्लेस किए गए हैं बाय फॉर्मर प्रीमियर सातो किलमेन। तो सातो किलमेन जो हैं यहीं के हैं, याद रखिएगा, ये वनातू के हैं। जो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये रिप्लेस किए हैं किसको, तो इस्माइल कलासू, ये इनको रिप्लेस किए हैं। अब वनातू की देखा जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये आपका वनुआतू है जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है। अगर बात करी जा रही है पोर्ट विला ये कहाँ पे है, तो वनुआतू आप देख सकते हैं मेलिनेशिया जोन में पड़ता है। ये आपका माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी आया है, इसलिए मैं डिटेलिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। तो न्यू गिनिया से लेकर के सोलोमन आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है। चाइना यहाँ पे अपना बेस, मिलिट्री बेस भी तैयार करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यू कैलिडोनिया तक, मेलिनेशिया यहाँ पे फैली हुई है। यहीं पे बात करी जा रही है न्यूजीलैंड की, तो आपको पॉलिनेशिया में पड़ रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। न्यूक्लियर एजेंसी यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, यानी ईरान पे जो सैंक्शंस लगी थी कि आप जो है यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेंगे, उसका कलेक्शंस नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही आपको दी गई थी कि आप कमर्शियल यूजेस करिए 5-6%, 10% तक, उससे ऊपर आप मत बढ़िएगा। लेकिन अभी चीज़ें ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 60% के आसपास टच कर चुका है ईरान, जो कि यहाँ पे बम बनाने की कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेलिंग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर के। तो यूरेनियम 235 एटम्स ये इसमें से रिमूव किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 238 से ये चीज़ें निकलती हैं। अब अगर नेचुरल यूरेनियम की बात करी जाए तो 0.7% के आसपास ही देखिए नेचुरल यूरेनियम है, अगर नेचुरल प्रोसेस से उसका इस्तेमाल करेंगे। लो इनरिचमेंट की बात करती है तो 5% तक यूरेनियम आ जाता है। हाई इनरिचमेंट की बात करी जाती है तो 20%। वहीं पे वेपन ग्रेड कैटेगरी की 90% के आसपास चीज़ें आ जाती हैं। यूरेनियम अगर 90% यानी 20% से ऊपर चला जाए तो वेपन कैटेगरी में यहाँ पे चीज़ें आ जा रही हैं। यहीं पे ईरान की बात करी जा रही है तो ईरान जो है लिमिटेड था यहाँ पे 3.6%, लेकिन अभी 60% के आसपास पहुँच चुका है। तो वेपन ग्रेड कैटेगरी में ईरान पहुँच चुका है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करी जा रही है इनरिचमेंट की तो 4% की अगर इनरिचमेंट करेंगे तो हमें 83-84% का एफर्ट डालना पड़ेगा। यहीं पे अगर 8.5% इससे और अधिक अगर बढ़े, यानी क्या 83.5% से 8.5% अलग मेहनत करके हम इसको इनरिचमेंट कर रहे हैं तो 20% पे पहुंच जाएंगे। पुनः अगर बात करी जा रही है 8% और एफर्ट लगा दिए तो हमें 90% का इनरिचमेंट मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना कम यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे वेपन कैटेगरी में जाने पे, क्योंकि 83-85% तक तो हम लोग पहुंच ही गए। अब 8% यहाँ पे 20% ला दे रहा है, पुनः 8% 90% ला दे रहा है। तो यूरेनियम का इनरिचमेंट भी यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया जो कि काफ़ी इश्यू निकालने वाला था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गई, क्योंकि जो हिल एरिया है उसका एक रूल्स रेगुलेशंस होता है। हिल एरिया में आप लंबे लंबे फ्लोर्स, लंबे लंबे यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, यहाँ पे कॉटेज बना के रहने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 13 मेंबर का यहाँ पे जो कमेटी बनेगी, टेक्निकल कमेटी, वो रीड करेगी किस प्रकार से 13 हिल स्टेट जो हैं कहाँ कहाँ इस प्रकार के इश्यू निकल के आ रहे हैं और किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट को बताती हुई नजर आएंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे पैनल बनाई गई है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, तो जी जिनपिंग यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, G20 की समिट उनको भा नहीं रही है और इस बार वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। द्रा रिवर एक रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, अफ्रीका की रिवर है ये। अब देखेंगे ये मोरक्को की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है जो कि 1100 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। ये किस नदी के कॉन्फ्लुएंस से मिलती है, यानी दो नदी जाकर के किस में मिल जाती हैं, तो ये दादेस रिवर और इमिनी रिवर, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण हो जा रहा है। ये हाई एटलस माउंटेन से निकल के बहती है जो यहाँ पे इनिशियली साउथ ईस्टवर्ड की तरफ जो टॉगुइनाइट
एक जगह है, वहां से ये वेस्ट वर्ड की तरफ और पुनः ये जाकर के एटलांटिक ओशियन में जाकर के मिल जाती है। तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे रामसार वेटलैंड इसको 2005 में दिया गया है, माउथ इसकी अटलांटिक ओशियन है। रिवर की अगर लोकेशंस की बात करी जा रही है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अटलांटिक ओशियन में जाकर के ये रिवर मिल जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग यहाँ पे दिया वो क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।